नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा। आप देख रहे हैं एक विशेष पेशकश वंदे मातरम। वंदे मातरम की चर्चा आज हम इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि 150 साल पूरा हुआ वंदे मातरम का और देश की राजनीतिक दल इस पर देश की संसद में बहस कर रही है, चर्चा कर रहे हैं कि वंदे मातरम को किसने रोका, वंदे मातरम कब बना, वंदे मातरम को अलग क्यों किया गया। इन सब चीजों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार चर्चा करते हुए आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि देश की संसद में क्या क्या हुआ वंदे मातरम के बहस के दौरान। देखिए, नेहरू ने वंदे मातरम के टुकड़े किए और वहीं इंदिरा ने जेल भेजा। देश की संसद में खूब गरजे अमित शाह। आपको ये भी बताएंगे उन्होंने क्या बोला। फिर वहीं आपको बताने जा रहे हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग को वंदे मातरम से क्या तकलीफ थी और किस वजह से राष्ट्रगान बनने का विरोध किया था, आपको ये भी बताएंगे। फिर वही प्रियंका गांधी ने कहा कि वंदे मातरम पर बहस करना महापाप है। प्रियंका गांधी ने राष्ट्रगीत को बताया भारत की आत्मा और केंद्र सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। वहीं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बताया कि अल्लाह को रब क्यों कहा जाता है। फिर वहीं सुभाष चंद्र बोस और रविन्द्रनाथ टैगोर के पत्रों का जिक्र, वंदे मातरम के 2 छंद पर प्रियंका गांधी ने क्या कहा, आपको यह भी बताएंगे। फिर हम आपको बताने वाले हैं कि 25 अक्टूबर 1937 को जवाहरलाल नेहरू ने कलकत्ता की फ्लाइट क्यों पकड़ी। पीएम मोदी ने लोकसभा में सुनाई वो अनसुनी कहानी, आपको हम सब कुछ बताने वाले हैं। देखिए, बीते दिन आपको विस्तृत खबर बताने जा रहे हैं। देखिए, बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में इस चर्चा की शुरुआत की थी, जिसके बाद देश में सियासी घमासान छिड़ गया। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी वंदे मातरम पर भाषण दिया था। वहीं देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी राज्यसभा में वंदे मातरम को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में कहा कि वंदे मातरम पर चर्चा की जरूरत वंदे मातरम जब बनी तब भी थी, आजादी के आंदोलन में भी थी, आज भी है और 2047 में जब महान भारत बनेगा तब भी वंदे मातरम की जरूरत होगी। और वहीं आपको बताते चले कि संसद में वंदे मातरम के 150 साल पूरा होने के अवसर पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को आजादी से पहले की राजनीति की सबसे विवादित अध्यायों में से एक का जिक्र किया। यह बात रखी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने, मतलब जो मुस्लिम लीग थी, उन्होंने 1930 के दशक में राष्ट्र गीत का विरोध क्यों किया था। साथ ही उन्होंने कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम में बदलाव किए जाने के पीछे का कारण भी बताया। पीएम मोदी ने नेहरू के पत्र का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इस संबंध में जवाहरलाल नेहरू द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को लिखे गए एक 1937 के पत्र का उल्लेख किया। उन्होंने कहा, नेहरू का मानना था कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ में गीत की पृष्ठभूमि मुसलमानों को परेशान कर सकती है। पीएम मोदी ने तर्क दिया कि यह वह दौर था जिसने राजनीतिक आपत्तियों की शुरुआत की। इन्हीं आपत्तियों के कारण अंततः राष्ट्रगीत का स्वरूप बदला गया था। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने सांप्रदायिक सद्भाव के नाम पर मुस्लिम लीग के सामने घुटने टेक दिए थे। उन्होंने इसे एक राजनीतिक समझौता बताया जो बाद में विभाजन युग के निर्णयों तक भी फैला। आपको बताते हैं कि वंदे मातरम कैसे बना राष्ट्रीय प्रतीक। ये चर्चा हर जगह होती है, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम, लेकिन ये राष्ट्रीय प्रतीक कैसे बना आपको हम बताते हैं। देखिए, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1875 में लिखा गया यह गीत वंग दर्शन में पहली बार प्रकाशित हुआ था। वंदे मातरम साहित्य से निकलकर राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीतिक कल्पना में तेजी से फैल गया। बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे संगीत दिया। यह गीत बंगाल और उससे परे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए एक जबरदस्त नारा बन गया था। 1930 में कांग्रेस ने गीत के एक संशोधन संस्करण को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया। साल 1951 में राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में संविधान सभा ने इसे औपचारिक रूप से मान्यता दी। वही जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। अब आपको बताते हैं कि जिन्ना और मुस्लिम लीग ने विरोध क्यों किया था। ये आपको बताते हैं, इतिहास के जानकार बताते हैं कि साल 1930 के दशक के अंत तक मुस्लिम लीग ने वंदे मातरम के खिलाफ एक मजबूत अभियान चलाया था। 15 अक्टूबर 1937 को लखनऊ में हुई एक बैठक में मोहम्मद अली जिन्ना ने गीत की निंदा की। उनका तर्क था कि इसमें दुर्गा और लक्ष्मी जैसी हिंदू देवियों के संदर्भ शामिल थे, इसीलिए यह मुस्लिम भावना के अनुकूल नहीं था। इंडियन एक्सप्रेस अभिलेखाकार के अनुसार आपत्तियां 2 मुख्य बिंदुओं पर आधारित थी। पहला, वंदे मातरम
मूर्ति पूजक था और दूसरा यह राष्ट्रीय राजनीति में उभर रहे धर्मनिरपेक्ष और समावेशी आदर्शों के अनुरूप नहीं था। गीत में बदलाव और आपातकाल का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार लीग के दावों का विरोध करने के बावजूद कांग्रेस ने गीत के उपयोग पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया था। 26 अक्टूबर 1937 को पार्टी ने समुदायों के बीच सद्भाव का हवाला देते हुए गीत के केवल कुछ हिस्सों का उपयोग करने का फैसला किया। प्रधानमंत्री ने इस तर्क को आपातकाल के दौर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि जब राष्ट्र गीत के 100 वर्ष पूरे किए तब संविधान का ही गला घोट दिया गया था। उन्होंने 150 वर्ष पूरे होने को उस गौरव और गर्व को बहाल करने का अवसर बताया जिसने कभी स्वतंत्रता सेनानियों को एकजुट किया था। आखिर आपको बताते हैं कि जन गण मन क्यों बना राष्ट्रगान। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान में अंतर भी मैं आपको बता चुका। अब आपको बताते हैं कि राष्ट्रगान क्या है, जन गण मन क्यों बना राष्ट्रगान, आपको मैं ये बताने जा रहा हूं। देखिए, मई 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखे गए एक कैबिनेट नोट से एक और महत्वपूर्ण मोड़ सामने आता है। पंडित नेहरू ने तर्क दिया था कि एक राष्ट्रगान के लिए संगीत की सार्वभौमिकता आवश्यक है। यह ऑर्केस्ट्रा में बजाने के लिए सरल होना चाहिए, साथ ही इसे विदेशों में भी सराहा जाना चाहिए। उन्होंने लिखा कि वंदे मातरम का ऐतिहासिक और भावनात्मक मूल गहरा था, लेकिन इसकी धुन विलापपूर्ण, दोहराव वाली और ऑर्केस्ट्रा प्रस्तुति के लिए कठिन थी। जनगण मन इसके विपरीत संगीत के दृष्टि से ऑर्केस्ट्रा और सैन्य बैंड के लिए अधिक अनुकूल था। महात्मा गांधी के समर्थन और कांग्रेस नेताओं के सहयोग से वंदे मातरम के केवल पहले 2 छंदों को राष्ट्रगीत के रूप में बरकरार रखा गया था। अब देखिए, आपको बताते हैं कि प्रियंका गांधी ने क्या बोला। प्रियंका गांधी ने नेहरू की आलोचना करने को लेकर सत्ता पक्ष और खासकर नरेंद्र मोदी के ऊपर पलटवार किया है। प्रियंका गांधी ने कहा, प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की महासचिव हैं और वायनाड से कांग्रेस की सांसद हैं, उन्होंने सोमवार को लोकसभा में कहा था कि मोदी सरकार पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को विवादित बनाने का आरोप लगाते हुए इसे महापाप करार दिया। प्रियंका गांधी ने सीधे तौर पर कहा कि संसद में इस वक्त वंदे मातरम पर चर्चा कराने का मकसद देशभक्ति नहीं बल्कि राजनीति है। उन्होंने दावा किया कि कुछ महीनों के बाद ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसीलिए भाजपा सरकार राष्ट्रगीत के जरिए सियासी जमीन तैयार कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक जैसे ज्वलंत मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का आरोप भी लगाया। प्रियंका गांधी के भाषण के दौरान सदन में भारी हंगामा देखने को मिला, लेकिन वह अपने आक्रामक तेवर से अपनी बात रखती गई। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अच्छे भाषण देते हैं, लेकिन तथ्यों में कमजोर है। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की भाषण शैली पर कटाक्ष करते हुए उन्हें कलाकार बताया। उन्होंने कहा कि मोदी जी भाषण तो बहुत अच्छा देते हैं, लेकिन तथ्यों के मामले में वह अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री जिस तरह बातों को रखते हैं उसमें एक कला होती है। वे जानते हैं कि जनता के सामने चीजों को कैसे पेश करना है, लेकिन मैं राजनीति में नहीं हूं, मैं जनता की प्रतिनिधि हूं, कोई कलाकार नहीं हूं, इसलिए मैं तथ्यों पर बात करूंगी। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास अब डगमगाने लगा है और उनकी नीतियां देश को कमजोर कर रही हैं। यहां तक कि भाजपा के अपने लोग भी अब दबी जुबान में कहने लगे हैं कि सत्ता के केंद्रीकरण से देश को नुकसान हो रहा है। वंदे मातरम को विवादित करना महापाप है। प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम पर हो रही बहस को अनावश्यक बताया। उन्होंने कहा कि यह गीत भारत की आत्मा है और देश के कण-कण में बसा है, इस पर संसद में बहस करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सत्ता पक्ष को इशारा करते हुए कहा, अपने देश की आत्मा के इस महामंत्र को विवादित करके आप महापाप कर रहे हैं। कांग्रेस इस पाप में कभी शामिल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम उन उम्मीदों की गुहार है जिसे मोदी सरकार हर रोज अपने अहंकार तले कुचल रही है। अब जब हम वंदे मातरम कहते हैं तो हमें आजादी की लड़ाई याद आती है, लेकिन सरकार इसे सिर्फ एक राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। बंगाल चुनाव और ध्यान भटकाने की कोशिश, जो बंगाल में चुनाव होने वाले अगले साल मई जून के मतलब अप्रैल मई के अंदर चुनाव हो जाएंगे और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि सरकार बंगाल चुनाव और ध्यान भटकाने की साजिश रच रही है। कांग्रेस महासचिव ने इस बहस के समय पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आज हम इस पर बहस क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे 2 मुख्य कारण है। पहला और सबसे बड़ा कारण यह है कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा वहां अपनी भूमिका बनाना चाहती है, इसीलिए राष्ट्रवाद का मुद्दा हवा में उछाला जा रहा है। दूसरा कारण यह है कि सरकार उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर नए आरोप लगाना चाहती है जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियां दी।
प्रियंका ने कहा सरकार की मंशा साफ है, वो चाहते हैं कि देश का युवा बेरोजगारी पर सवाल न पूछे, पेपर लीक पर बात ना हो, महंगाई पर चर्चा ना हो, इसीलिए जनता का ध्यान भटकाने के लिए यह इवेंट आयोजित किया गया। और उन्होंने कहा कि नेहरू ने देश बनाया और आपने क्या किया। प्रियंका गांधी ने बहस के दौरान कहा कि नेहरू ने पूरे देश को बनाया और आपने क्या किया। भाषण के दौरान जब सत्ता पक्ष के कुछ सदस्यों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू पर टीका टिप्पणी की तो प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा नेहरू पर बार बार आरोप लगाने के बजाय एक बार संसद में पूरी चर्चा करा लेनी चाहिए ताकि यह अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उन्होंने एक तुलना करते हुए कहा कि जितने साल से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, जवाहरलाल नेहरू जी लगभग उतने साल देश की आजादी के लिए जेल में रहे हैं। प्रियंका ने नेहरू के योगदान को गिनाते हुए कहा अगर नेहरू ने इसरो नहीं बनाया होता तो आज मंगलयान नहीं होता, अगर DRDO नहीं होता तो आज तेजस फाइटर जेट नहीं बनता। उन्होंने कहा IIT, IIM जैसे संस्थान नेहरू की देन है जिसकी वजह से हम IT सेक्टर में दुनिया में आगे हैं। अगर एम्स नहीं होता तो कोरोना महामारी का सामना कैसे होता। उन्होंने कहा नेहरू जी देश के लिए जिए, देश की सेवा करते रहे और देश सेवा करते ही अपना दम तोड़ा। और आपको बताते हैं कि प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री के भाषण में एक ऐतिहासिक तथ्य को छिपाने का भी दावा किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि वंदे मातरम की सालगिरह पर पीएम मोदी ने कहा कि 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने पहली बार यह गीत एक अधिवेशन में गाया था, लेकिन प्रधानमंत्री जी ये बताना भूल गए कि कांग्रेस का अधिवेशन था। प्रियंका ने सवाल किया कि आखिर मोदी जी सच को बताने में कतरा क्यों रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हर अधिवेशन में वंदे मातरम गाया जाता है। उन्होंने भाजपा को चुनौती देते हुए कहा कि वे बताएं क्या उनके अधिवेशनों में भी ऐसा होता है। प्रियंका गांधी ने यहां तक कहा कि कांग्रेस देश के लिए लड़ती है और भाजपा चुनाव जीतने के लिए लड़ती है। अब आपको बताते हैं कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि अल्लाह को रब क्यों कहा जाता है, अल्लाह को रब क्यों कहा जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बात पर गहन चर्चा की। राजनाथ सिंह ने लोकसभा में चर्चा के दौरान जिस हिसाब से विपक्षी दल के नेताओं पर गुस्सा हो गए थे वो सभी ने देखा था और शायद उनके संसदीय जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था। देखिए लोकसभा में वंदे मातरम पर चर्चा के दौरान राजनाथ सिंह ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया जिसमें उन्होंने अल्लाह को रब कहे जाने की वजह को उजागर किया। उन्होंने मशहूर वकील राम बेथा के हवाले से बताया इस्लाम में अल्लाह को रब इसलिए कहा जाता है। राजनाथ सिंह ने बताया कि इस्लाम में अल्लाह को रब इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसका गुण पालन पोषण करना है, ठीक उसी तरह जैसे एक माँ अपने बच्चों के तन और मन दोनों का पोषण करती है। उन्होंने यह भी कहा, अब आप सोच रहा हूं, उन्होंने यह भी कहा कि इस दिव्य गुण की तरह ही मातृभूमि भी हमें पोषण देती है, इसीलिए हमें अपनी धरती के सामने भी उसी तरह सजदा करना चाहिए जैसे हम अल्लाह के सामने उसकी रबूबियत के लिए करते हैं। देखिए प्रियंका गांधी ने एक और शब्द लिया कि सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर के पत्रों का जिक्र किया था। उन्होंने दो छंदों का जिक्र किया था। प्रियंका गांधी ने लोकसभा में नेहरू, वंदे मातरम, बेरोजगारी और महंगाई पर चर्चा की मांग की, लेकिन प्रियंका गांधी ने कहा कि आज हम अपने राष्ट्रीय गीत पर बहस कर रहे हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रगान भी कविता का ही एक अंश है। इन दोनों राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के अंश को चुनने में सबसे बड़ी भूमिका गुरुदेव जी की थी। प्रियंका गांधी ने वंदे मातरम के बहस के दौरान केंद्र पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर लोकसभा में पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू पर एक बार सदन में विस्तृत चर्चा कराई जाए ताकि उन पर बार बार आरोप लगाने का अध्याय हमेशा के लिए बंद हो जाना चाहिए। और प्रियंका गांधी ने जिस हिसाब से बोला उसके बाद पूरा सदन सन्न रह गया था। उन्होंने कहा नेहरू जी इस देश के लिए जिए और देश की सेवा करते करते अपने दम को तोड़ा। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री महोदय 12 साल से सदन में है और मैं 12 महीनों से हूं, जबकि एक छोटी सलाह देना चाहती हूं, नेहरू जी से जितनी शिकायतें हैं, जितना अपमान करना उसकी एक सूची बना लीजिए और फिर हम लोकसभा अध्यक्ष जी से पूछकर एक समय निर्धारित करेंगे। 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटे चर्चा करनी हो, जितने घंटे में आपकी शिकायतें दूर हो जाए उतनी घंटे आप चर्चा कर लीजिए। मतलब देश की संसद में जो कुछ हुआ वंदे मातरम के बहस के दौरान वो काफी जानकारी देने वाला था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में एक ऐतिहासिक घटना का जिक्र करते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस की नीतियों पर तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने बताया कि आखिर क्यों 25 अक्टूबर 1937 को जवाहरलाल नेहरू ने आनन फानन में कलकत्ता की फ्लाइट पकड़ी थी और कैसे उसी यात्रा के दौरान वंदे मातरम के भविष्य को बदल दिया।
पीएम मोदी के भाषण के मुताबिक यह यात्रा सामान्य नहीं थी, बल्कि मुस्लिम लीग के तुष्टीकरण के लिए राष्ट्रगीत के टुकड़े करने की कवायद थी। जिन्ना की धमकी और नेहरू का सिंहासन डोल गया था। प्रधानमंत्री ने घटनाक्रम को समझाते हुए कहा, 1937 में वंदे मातरम के प्रति मुस्लिम लीग का विरोध चरम पर था। 15 अक्टूबर 1937 को मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से वंदे मातरम के खिलाफ आवाज बुलंद की। पीएम ने कहा कि जिन्ना के इस विरोध के बाद कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता हुआ दिखाई दिया था। कायदे से नेहरू को लीग के सामने आधारहीन बयानों का जवाब देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने उल्टा वंदे मातरम की पड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा कि जिन्ना के विरोध के महज 5 दिन बाद 20 अक्टूबर को नेहरू ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को एक चिट्ठी लिखी। इसमें उन्होंने जिन्ना की भावनाओं से सहमति जताते हुए लिखा कि वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को भड़का सकती है। दोस्तों, ये थी एक विशेष रिपोर्ट जो वंदे मातरम को लेकर जो चर्चा हुई, और उस चर्चा में जो बहस हुई सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में, उसका पूरा निचोड़ था। प्रियंका गांधी ने क्या कहा, अमित शाह ने क्या कहा, पीएम मोदी ने क्या कहा, आरोप क्या लगाया, प्रत्यारोप क्या आया, सब कुछ इसमें आपको मिला। तो दोस्तों बने रहिए आप, क्योंकि हर रात 9 बजे आपसे हम मिलते रहेंगे प्राइम टाइम में। तब तक के लिए धन्यवाद।